उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में हुई आपदा को लेकर अफसरों के साथ एक बैठक की। बैठक में चमोली में बांध टूटने की वजह से हुई जनहानि को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। आपदा से प्रभावित हुए प्रदेश के परिवारों की सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यूपी के 2 अधिकारियों को देहरादून भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले और सदन के माध्यम से जनसेवा में रत ऐसे 4 हमारे साथी, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए कार्य की ओर कदम रख रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फैयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। मीर मोहम्मद जी और नाजिर अहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी, सदन में शायद उनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चैम्बर में बैठ करके अलग अलग विषयों पर सुनने का, समझने का मौका न मिला। इवन कश्मीर की भी बारीकियां जब उनके साथ बैठता था, कभी कभी तो वो परिवार के साथ भी आते थे, इतने अनेक पहलू मेरे सामने रखते थे, वो मेरे लिए भी बड़ा एनलाइटनिंग रहता था। तो मैं हमारे इन दोनों साथियों का, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नाता रहा और जो जानकारियां मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि उनका कमिटमेंट और उनकी क्षमता, ये दोनों देश के लिए और विशेष करके जम्मू कश्मीर के लिए काम आएगी। देश की एकता, देश के सुख शांति वैभव को बढ़ाने में काम आएगी, जब मुझे पूरा विश्वास है। हमारे एक साथी शमशेर सिंह जी, अब तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके साथ काम करता रहा हूं, क्योंकि मैं संगठन की दुनिया में का इंसान रहा, इसी क्षेत्र में मैं काम करता था। कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला। तो मेरे साथी कार्यकर्ता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रैवल करने का मौका मिलता था। बहुत छोटी आयु में जो इमरजेंसी में जेल में गए, उसमें शमशेर सिंह जी थे। और इस सदन में शमशेर जी की उपस्थिति 96% है। ये अपने आप में, यानी जो दायित्व जनता ने उनको दिया, उसको बिल्कुल 100% निभाने का प्रयास। मृदुभाषी हैं, सरल है, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर से रिटायर्ड होने वाले 4 आदरणीय सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कार्यकाल सबसे उत्तम कार्यकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहयात्री बने हैं। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद
इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया तो मोदी जी, तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा। मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है। वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बंगलो नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था,
उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा
कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। दरअसल जो 4 सांसद जिनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है उनको विदाई देते हुए उनके कार्य के लिए सभापति महोदय, आज का दिन कई सालों से हमारे साथ और सहयोग देने वाले साथी मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मनहास, नज़ीर अहमद दवे एंड गुलाम नबी आज़ाद, इन सदस्यों का सदन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। गुलाम नबी आजाद के साथ एक अनुभव को साझा करते हुए, बताते हुए कि किस तरीके से जब गुजरात के लोग जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था, कई लोग मारे गए थे और गुलाम नबी आजाद की तरफ से ही सबसे पहला फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त आया था। तो उस पूरी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू छलक उठे और उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव है वो हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को अपनी जिम्मेदारी को निभाना आता है। मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।
अमिताभ जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में अपने एक अनुभव को गुलाम नबी आजाद के साथ साझा करते हुए भावुक हुए, मतलब उनके इतने भावुक हुए कि उनके लिए बात को आगे बढ़ा पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जितने कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जितने टफ पॉलिटिशियन हैं, टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके विपरीत उनका दिल जो है वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर आपने विपक्ष की नेता की बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं। और प्रधानमंत्री गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात की जनता को बचाने के लिए कैसे गुजरात के तत्काल तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया था, कई बारी फ़ोन किया था, उन यादों में जाकर प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं। यानी ये उनकी मानवीय संवेदनाओं को झलकाता है। कई बार पहले भी प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं, ये प्रधानमंत्री रो पड़े हैं। आपको याद होगा जब उनको नेता चुना गया था बीजेपी संसदीय दल का, एनडीए संसदीय दल का, तब आपको याद होगा तब वो सेंट्रल हॉल में रो दिए थे। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उनके पीछे वो रो दिए थे, जब उनके पीछे बैठे अमित ठाकर गुजरात के एक नेता थे, उन्होंने उनको पानी का ग्लास दिया था। तो भावुक प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भावुक होना, उनकी याद करके भावुक होना, उनके साथ अपने रिश्तों को लेकर भावुक होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मानवीय संवेदना ही नहीं झलकाता, ये दिखाता है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस प्रधानमंत्री सभी नेताओं की ऊंच नीच जानते हैं और कौन नेता किस हद तक उनके साथ दोस्ती निभाता है ये भी उनको याद है। अमिताभ जी, लौटेंगे, एक बार फिर से सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भावुक हुए, किस तरीके से उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ एक घटना का जिक्र करते हुए उनके साथ अपने अनुभव को साझा किया। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो इस घटना का जिक्र, अनुभव का जिक्र भले ही कम शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया हो, लेकिन उस वक्त भाव बहुत बड़ा रहा होगा और यही वजह है कि पीएम मोदी इस तरीके से भावुक हो गए। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। ये मानवीय संवेदनाओं के साथ अमिताभ जी, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है हमारे देश की और इसी खूबसूरती को कुछ नेता लगातार बनाए हुए हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी की तरफ से भी किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता व्यक्तिगत तौर पर, जिसमें गुलाम नबी आजाद का भी जिक्र, शरद पवार का भी जिक्र, के अपने व्यक्तिगत तौर पर वो हमेशा दल से ऊपर देश हित को रखते हैं। यही तो आपने जिस लोकतंत्र की खूबसूरती की बात की है, राजनीति की भी यही खूबसूरती है कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष। पीएम ने खुद कहा भी सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते परमानेंट होते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। ये पीएम ने साफ किया। और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की है, तो ये मानवीय संवेदना तो है ही, ह्यूमन वैल्यूज़ तो है ही। पीएम भावुक होते हैं। पीएम एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे एक भावुक दिल भी है पीएम का, ये भी देश की जनता के सामने आया है। लेकिन इन तमाम बातों के पीछे उन्होंने ये भी संदेश दिया है विपक्ष के नेताओं को कि वो आउटरीच करना चाहते हैं, वो लोगों से मिलना चाहते हैं। उनको इतना कड़ा और उनकी छवि को गड़बड़ ना बताया जाए, क्योंकि वो रिश्ते निभाना जानते हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने कहा कि आप सभी कश्मीर के नेताओं के लिए हम कुछ ना कुछ काम लेकर आते रहेंगे, यानी कि कश्मीर की प्रक्रिया में भी
इन नेताओं का अनुभव इस्तेमाल करेंगे। दूसरे कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता जो तर्क भाषा का प्रयोग करते हैं पीएम, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, आप उठ बैठ कर काम कीजिए। तो कुल मिलाकर मानवीय संवेदनाएं और भावुक तो थे ही प्रधानमंत्री, लेकिन एक संदेश भी छुपा था उन विपक्ष के नेताओं के लिए जो उनके लिए तल्ख भाषा या फिर तल्ख टिप्पणियां किया करते हैं। जी, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी स्ट्रांग करने की जरूरत है। लेकिन इस मैसेज को जिसका जिक्र अमिताभ जी आप कर रहे हैं, उस मैसेज को क्या विपक्ष के बाकी जो नेता हैं वो समझ पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिस पर उन्होंने खुद आकर उनसे बातचीत ना की हो। आपको लग रहा है ये मैसेज जो बाकी नेता हैं उन तक भी पहुंचेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कल भी राज्यसभा में एक भाषण दिया था, एक कुशल राजनेता का भाषण था और पूरी तरह से जो संसदीय परंपरा का निर्वाह करने वाला भाषण था, जहां चुटीली बातें भी थी, जहां विपक्ष की चुटकी भी ली गई थी, वहीं आगे बढ़कर उनका हाथ थामने की भी बात की गई थी, किसानों से भी अपील की गई थी। तो एक बढ़िया भाषण था। उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए एक और संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है जिसमें विपक्ष को ये दिखाया है कि उनका दिल बड़ा है, दिल भावुक है और दोस्ती निभाना जानता है। ये बात अब देखते हैं विपक्ष के नेता कैसे लेते हैं। अभी आने वाले दिनों में ये साबित होगा जब किसान आंदोलन को लेकर तमाम बातें उठेंगी। विपक्ष क्या रुख लेता है इस पर भी निर्भर करेगा। जी, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से राज्यसभा में अपने अनुभव को साझा करते हुए भावुक हुए। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से बच्चे चाहें तो देश